Jai Hind students. Today we will continue Unit 2 of textbook Beehive. The second part of the unit is Ustad Bismillah Khan. Before this part, we have studied about Evelyn Glennie. पार्ट 1 में हमने ईवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ा था और अब हम पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं और ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मैस्ट्रो. When we heard the name Shehnai, the first thing you'll probably think about is the marriage ceremony or any occasion. And the second thing would probably strike in mind will be the name of Shehnai Maestro Ustad Bismillah Khan. तो आइए, ये चैप्टर हमारा उन्हीं के बारे में है. शहनाई कैसे उन्होंने एक आम इंस्ट्रूमेंट से क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाया अपने रियाज और अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लेट अस अंडरस्टैंड द थीम फर्स्ट. देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन टू हार्डवर्क एंड डेडिकेशन. द पीपल हु रीच द ज़ेनिथ ऑफ लाइफ वर डिवोट with such qualities. Such person need to be down to earth in spite of achieving all the success. कठिन परिश्रम और मेहनत का और समर्पण का कोई विकल्प नहीं है. हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन का लाइफ में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. उतनी ही ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद, आसमान तक छूने के बाद भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी थी. वो जितने सक्सेसफुल थे उतने ही डाउन टू अर्थ थे. उन्हें लाइफ में बहुत अप्रिसिएशन, बहुत सक्सेस मिला, लेकिन उन्होंने अपना कल्चर, अपना तहज़ीब किसी भी सक्सेस के पीछे नहीं छोड़ा. इसी के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. पैरा नंबर 1. एम्परर औरंगजेब banned the Shehnai, banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for its hard and shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name of reeded noisemaker. Few had thought it would be one day to be revived. A barber of a family of professional musicians who had accessed the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. He chose the pipe with natural hollow stem that has longer and broader than pungi, and made 7 holes on the body of pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. औरंगज़ेब के टाइम पर एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था पुंगी. उसे बैन कर दिया था क्योंकि उसका जो साउंड था वो बहुत ही अनप्लेजेंट था, कानों में चुभने वाला था. उसे राजा महाराजा बादशाह सुनना पसंद नहीं करते थे, तो उसे बैन कर दिया था कि वो रॉयल कोर्टयार्ड में नहीं बजाया जाएगा, कहीं बाहर बजाए. सब लोग सोचते थे कि उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि वो एक अनप्लेजेंट साउंड ही निकालता है, शायद कभी उसको चेंज करेंगे. तभी उस ज़माने में एक बार्बर था बाय प्रोफेशन, मगर वो एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करता था. वो बार्बर रॉयल कोर्टयार्ड में राजा महाराजाओं के लिए काम करता था. उसने पुंगी को थोड़ा सा चेंज किया. उसने सोचा लेट्स मॉडिफाई इट, इम्प्रोवाइज इट, और उसने एक डिफरेंट हॉलो स्टेम लिया, उसको डिफरेंट तरीके से शेप करा, उसमें 7 होल्स बनाए और उसको इस तरह से मॉडिफाई करा कि जब उसने ब्लो करा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सम ऑफ द होल्स, किसी होल पर फिंगर रखकर उसे बंद करा, किसी होल को खोल दिया, तो जब उसने ब्लो करा तो जो साउंड आया वो काफ़ी प्लेजेंट था और इतना अच्छा था कि लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये वही पुरानी पुंगी को मॉडिफाई करा गया है. क्योंकि अब वो एक नया इंस्ट्रूमेंट था, उसका शेप डिज़ाइन डिफरेंट था पुंगी से, तो फिर लोगों ने उसे वो शब्द देना मुनासिब नहीं समझा. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने नया ये मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट लेके जब राजा महाराजाओं के सामने बजाया तो सभी लोग बहुत इंस्पायर हुए और इम्प्रेस्ड हुए. नया इंस्ट्रूमेंट था, नया साउंड था, तो नया नाम तो उसे देना ही था क्योंकि वो शाह के सामने बजाया गया था
और एक नाई के द्वारा बजाया गया था। तो लेटर ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट वॉज कॉल्ड अ शहनाई। इसी तरह शहनाई नाम उस इंस्ट्रूमेंट को दिया गया था। सिंस इट वॉज प्लेड in the Shah's chamber and was played by a nai, the instrument was named Shehnai. The sound of Shehnai began to be considered auspicious, and this reason it is still played in the temples and is indispensable components of any northern Indian wedding. इसके बाद शादी सिर्फ अच्छे ओकेजन्स, शादी जैसे ओकेजन्स जो हमारे देश में सबसे बड़े माने जाते हैं और बड़े तीज त्यौहारों पर शहनाई प्ले होने लगी। मंदिरों की एक ख़ास पहचान बन गई कि वहाँ शहनाई बैठ के लोग बजाया करते थे। नॉर्थ इंडिया में शहनाई की जो रीत थी वो एक रिवाज की तरह चलने लगी। सारे अच्छे ओकेजन्स पर शहनाई का बजाना कंपल्सरी हो गया। In the past, the Shehnai was part of Nawbat and tradition assembled of 9 instruments found in royal court. Till recently, it was used in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. पहले ये एक मामूली सा इंस्ट्रूमेंट था जिसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। फिर इसे राजभवन में और राजा महाराजा अपने महलों में बजवाया करते थे, रॉयल कोर्ट में बजाया करते थे। फिर वो शादी ब्याहों का एक सिंबल बन गया, मगर उसे इन सब से उठाकर क्लासिकल स्टेज पे पहुंचाने वाले कोई और नहीं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। उन्होंने एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट का लेवल अपने रियाज और अपनी मेहनत से इतना बढ़ा दिया उसका लेवल कि वो एक सम्मानीय इंस्ट्रूमेंट और क्लासिकल स्टेज पर पहचान बनाने गया। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड अ गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड ऑफ इन द एंशिएंट इन स्टेट ऑफ दमराव in Bihar. He would regularly go to nearby Bihariji temple to sing Bhojpuri Chaitya, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, which a prize given by local Maharaja. This happened for 80 years ago. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बचपन से ही सिंगिंग, म्यूज़िक उसमें इंटरेस्टेड थे, क्योंकि वो एक ऐसे ही परिवार से थे, म्यूजिशियंस के परिवार से थे, जहाँ लोग म्यूज़िक सीखा करते थे, बजाया करते थे। बेसिकली वो बिहार के थे। एक छोटी सी जगह है दमराव, वहाँ पर बचपन में गिल्ली डंडा खेला करते थे और भोजपुर के जो राजा थे वहाँ जाकर वो गाना गाया करते थे, जिसके रिवॉर्ड में उन्हें प्राइज़ मिलता था, एक बड़ा सा लड्डू 1.25 kg का तकरीबन। छोटे से बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और ये कब हुआ था? ये सब आज से 80 years ago, बहुत पहले की बात है, उनके बचपन की बात है। एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रैवल फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। 1.25 kg के लड्डू से भारत रत्न तक की ये जर्नी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। आइए हम आगे बढ़ते हैं। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. वो बिहार के जाने माने म्यूज़िक फैमिली को रिप्रेजेंट करते थे, बिलोंग करते थे। उनके दादा, उनके पिताजी, उनके चाचा, सारे रिलेटिव्स म्यूजिशियंस ही थे। सब म्यूज़िक से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखते थे। His grandfather रसूल बुक्स खान was शहनाई नवाज of भोजपुर किंग कोर्ट। उनके दादा भोजपुर किंग के राज में शहनाई नवाज थे। His father पैगंबर बुज़ and other parental ancestor were also great शहनाई players. उनके पिताजी भी और बाकी सब ancestors भी शहनाई प्लेयर थे, क्योंकि फैमिली में माहौल था म्यूज़िक का, सभी लोग शहनाई बजाया करते थे। बिस्मिल्लाह खान को भी बचपन से ही शहनाई का शौक़ था। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ की शुरुआत में ही उन्होंने म्यूज़िक से अपना नाता जोड़ लिया था। एट द एज ऑफ 3, when his mother took him to his maternal uncle house in Banaras, now it called Varanasi, Bismillah Khan was fascinated watching his uncle practice the Shehnai. Soon Bismillah Khan started accompanying his uncle Ali Buks to the Vishnu temple of Banaras, where Ali Buks was employed to play the Shehnai. Ali Buks would play the Shehnai and Bismillah Khan
would sit captivated for hours on end. बचपन से ही वो अपने अंकल अली बुक्स के साथ जाया करते थे, जो एक वाराणसी के टेम्पल में शहनाई बजाया करते थे। म्यूज़िक से और मंदिरों से उनका बचपन से ही रिश्ता था, बचपन से ही नाता था। अपने अंकल के साथ वो वहाँ बैठ के घंटों तक शहनाई उन्हें सुनते थे और वहीं उन्होंने उनसे बजाना भी सीखा। Later on he started, slowly he getted lessons in playing the instruments and would sit practicing throughout the day. जल्द ही उन्होंने शहनाई बजाना सीख लिया और वो दिन भर घंटों उसकी प्रैक्टिस करते थे। बचपन से ही उन्होंने शहनाई के लिए उनका एक हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन नज़र आता था। For years to come, the temple of Balaji and Malanga Maiya and the banks of Ganga became the young apparition's favorite haunts where he could practice in solitude. ये दो जगह थी उनकी, बालाजी और बंगाला मैया, जहाँ बैठ के वो घंटों रियाज करते थे। The flowing water of Ganga inspired him to improvise and even rags that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। वो बहते पानी को, गंगा के पानी को देखते हुए रियाज करते रहे और उन्होंने शहनाई के रागों को उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जिसे नामुमकिन समझा जाता था किसी भी शहनाई वादक के लिए उस स्तर पर, उस टोन पर बजाना। वो बैठ के घंटों वहाँ रियाज करते थे और उन्होंने शहनाई की जो टोन्स थी, राग थे, उसे एक नया ही दिशा दे दी थी। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad music conference. 14 साल की उम्र में ही अपने अंकल के साथ एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में वो अलाहाबाद गए। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy back and said, "Work hard, you shall make it." सम्मेलन के ख़त्म होने के बाद उस्ताद फैयाज़ खान साहब ने उन यंग बच्चे की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा रियाज करो, तुम बहुत आगे जाओगे। With the opening of All India Radio in Lucknow, 1938 became Bismillah big break. ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना लखनऊ में 1938 में जब हुई, वो था बिस्मिल्लाह खान का पहला पड़ाव, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक, उनकी जर्नी का सबसे बड़ा मोड़ वही था। इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। He soon became an often heard शहनाई player on radio. जो शहनाई सिर्फ मंदिरों और शादियों तक सीमित थी, अब वो घर घर में सुनाई देने लगी थी। रेडियो की मदद से हर घर में शहनाई और बिस्मिल्लाह खान का नाम लिया जाने लगा। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। 1947 में 15 अगस्त के दिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो बिस्मिल्लाह खान साहब जो थे, ही वॉज द फर्स्ट इंडिया, वो पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडिया को अपनी शहनाई से बधाई दी थी। रेड फोर्ट पर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्वतंत्र भारत में पहली स्पीच दी थी, टायर्स विद डेस्टिनी, उस स्पीच में भी उन्होंने बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई का जिक्र किया था। वहाँ बैठकर रेड फोर्ट पे उन्होंने राग कफ़ी बजाया था, जिससे उन्होंने वहाँ बैठे सभी लोगों का दिल मोह लिया था। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience, which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Diarist with Destiny speech. Bismillah Khan was given many memorable performances, both India and abroad. बिस्मिल्लाह खान अब सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गए थे। उनके परफॉर्मेंसेस इंडिया में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर विदेशों में भी होने लगे। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was taken in the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. इंटरनेशनल ट्रिप जो था उनका पहला, वो अफ़गानिस्तान में था, किंग ज़ाहिर के सामने। उन्हें बहुत पसंद करा गया उनके शहनाई को और उन्होंने बहुत कीमती तोहफ़ों से उन्हें नवाजा। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन ऑफ टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई।
किंग फैयाज़ ही अकेले नहीं थे बिस्मिल्लाह खान साहब के चाहने वाले। उनके चाहने वालों की लिस्ट बहुत बड़ी थी, जिसमें विजय भट्ट फिल्म डायरेक्टर का भी नाम आता है। उन्होंने उनकी शहनाई सुनकर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी फ़िल्म का टाइटल ही उनकी शहनाई के ऊपर रखा, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। उस फिल्म में बिस्मिल्लाह खान साहब ने म्यूज़िक भी दिया था, कुछ 2 गाने दिए थे जो काफ़ी पॉपुलर भी हुए थे। लेटर ऑन ही रियलाइज्ड कि उनका जो म्यूज़िक है उसकी प्योरिटी कहीं ना कहीं मिक्स हो रही है। वेल ऑफ कोर्स, क्योंकि फिल्मी म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक इज़ वेरी डिफरेंट। फिल्म म्यूज़िक उसमें थोड़ा सा ग्लैमर एडिशन होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अपने म्यूज़िक में इस तरह का मिक्सचर कुछ समझ में नहीं आया और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को अनकंफर्टेबल पाया। इसके बाद उन्होंने सिर्फ 1 या 2 फिल्में करी, उसके बाद उन्होंने फिल्में कंटिन्यू नहीं करी। द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना टूट गया टर्न आउट टू बी द नेशनल वाइड चार्टबस्टर, जबकि उनके गानों ने हिंदुस्तान में धूम मचा दी थी और बहुत सुपर हिट हुए थे। डिस्पाइट ऑफ दिस ह्यूज सक्सेस in the celluloid world, Bismillah Khan's venture in the film music were limited to 2, Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivasa Kannada venture Sanadi Aparna. I can't just come to terms with artificiality and glamour of the film world. मैं ग्लैमर और आर्टिफिशियलिटी का पार्ट नहीं बन सकता, ये उनके शब्द थे और उन्होंने इसी के साथ फिल्मों को अलविदा कह दिया था। He says with emphasis, award and recognition came thick and fast. उनकी लाइफ में अवार्ड और सक्सेस बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा थे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States of America. अमेरिका में प्रेस्टीजियस लिंकन सेंटर हॉल में हिंदुस्तान के वो पहले व्यक्ति थे जिसको वहाँ परफॉर्म करने के लिए इनविटेशन आया। ये किसी भी भारतीय के लिए बहुत गर्व की बात है। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड ओकासा ट्रेड फेयर। इस तरह के बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में और कॉन्सर्ट्स में उन्होंने भाग लिया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये किसी भी भारतीय के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि किसी और कंट्री के तेहरान में एक ऑडिटोरियम है जिसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर बनाया गया था, जिसका नाम था तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लाइफ में अवार्ड्स की और बेशुमार सक्सेस की कोई कमी नहीं थी। पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर conferred on him. In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award. 2001 में वो दिन आया जब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न अवार्ड, इससे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को नवाजा गया। विद द कोविड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। इसके साथ जब उन्हें अवार्ड दिया गया तो उन्होंने भारी गले से लोगों को सिर्फ एक ही बात कही कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। हमारा हिंदुस्तान म्यूज़िक, कल्चर और आर्ट से बहुत अमीर है, बहुत रिच है, तो अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। यहाँ तक कि जो वेस्ट जो हम पे रूल करते थे, अब हमारे यहाँ वो सीखने आते हैं। इन स्पाइट ऑफ ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Tamil, and they remained for him the most wonderful town of the world. बहुत ही खूबसूरत बात है इसमें। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी, इतना सक्सेस, इतने अवार्ड्स लेने के बाद भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का दिल उनकी उसी जगह पर लगता था जहाँ वो रहे थे, पैदा हुए थे, पले बढ़े थे।
बनारस एंड दमराव पूरी दुनिया घूमने के बाद भी उनका बेस्ट डेस्टिनेशन था, जहाँ बैठ के वो रियाज़ करना पसंद करते थे। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. उनका एक स्टूडेंट था जो USA से आया था, उसने वहाँ एक स्कूल बनाया था। उसने ऑफ़र दिया था खान साहब को कि आप वहीं चले और उस स्कूल को गाइड करें। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं बिल्कुल वैसे ही बनारस की तरह माहौल वहाँ बना दूँगा, वही मंदिर, वही माहौल, वही सब कुछ, बस आप वहाँ चलें। खान साहब ने बड़े प्यार से हंसते हुए उससे कहा, मैं बेशक चलूँगा कि तुम इस गंगा का पानी भी वहाँ मेरे साथ लेके चलो। तो ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियाटिज़म। ये एक जीती जागती मिसाल थी ट्रू लव फॉर द कंट्री एंड फॉर द नेशन। इतने बड़े बड़े ऑफ़र्स के बाद भी खान साहब ने अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा था। वो आज भी उसी जगह उसी तरह से रियाज़ करा करते थे। उनकी लाइफ उतनी ही सिंपल थी जैसे हमेशा थी। उनकी लाइफ में कोई लग्जरीज़, कोई ग्लैमर ऐड नहीं हुआ था। वो आज भी उनका जितने वो प्योर थे, उनका संगीत भी उतना ही प्योर था। यही वजह थी कि उनको शुरुआत से लेके आखिर तक उतना ही प्यार मिलता रहा। That is why whenever I remember in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think only of Banaras and Holy Ganga. And while in Banaras, I miss unique मठ और दमराव। जब मैं पूरी दुनिया में होता हूँ, मुझे सिर्फ हिंदुस्तान की याद आती है। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस की याद आती है और गंगा की याद आती है। जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे उस मंदिरों की और मठ की याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। वो परफेक्ट एग्जाम्पल हैं हिंदुस्तान का कल्चर हेरिटेज। वन ऑफ द एफर्टलेसली एक्सेप्ट that to devote a Muslim like him can very naturally play Shehnai every morning at Kashi Vishwanath temple. Ustad Bismillah Khan is a perfect example, again is a perfect example of unity in diversity. हमारी कंट्री की यही ब्यूटी है कि मंदिरों में, काशी के मंदिरों में बजाने वाले शहनाई वादक कोई और नहीं, एक मुस्लिम व्यक्ति उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, जो इस शहनाई को और भी खूबसूरत बना देते हैं। इस बात से ये ज़ाहिर होती है कि हमारा कल्चर, हमारी म्यूज़िक, हमारी तहज़ीब हर चीज़ से ऊपर है। वो किसी भी विवाद में या किसी भी तरह की इम्प्योरिटी से ग्रस्त नहीं है। और ऐसा ही प्योर म्यूज़िक हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का था। ही पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस। काफ़ी लंबी बीमारी के बाद 2006 में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी जो डेथ थी उसे एक स्टेट फ्यूनरल का दर्जा दिया गया था एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अ 1 डे नेशनल मॉर्निंग। एक दिन की नेशनल मॉर्निंग भी करी गई थी। तो ये था चैप्टर 2 का पार्ट 2 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ हिस्ट्री, और काफ़ी इंस्पायरिंग है हमारे सभी लोगों के लिए। उन्होंने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और म्यूज़िक को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट 2 शहनाई मास्टर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आज यहीं ख़त्म होता है। आपने जाना किस तरह ही वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर रिच कल्चर एंड ट्रू पैट्रियोटिज़म। जितना ही प्योर उनका म्यूज़िक था उतना ही प्योर उनका हार्ट भी था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ आज का ये हम चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए लेसन के साथ आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।